Hello everyone, this is the second lecture on organic compounds containing nitrogen, and in this lecture we will discuss physical and chemical properties of amines. So let's start with the physical properties of amines. So first thing, physical state, color and odor. So if you talk about the first few compounds like methylamine, or you can say methenamine or dimethylamine or trimethylamine or ethylamine. So these compounds are colorless gases. The next few members are colorless liquids, while higher members are solids. Now if we talk about the odor of first few members is like ammonia, it is pungent like ammonia, while the odor of higher members is like fish. तो ध्यान रखिए, जो फिजिकल स्टेट होती है वो जनरली आपको पता है ऐसी वेरी करती है। शुरू के कुछ कंपाउंड्स होंगे जो गैसेज होंगे, देन लिक्विड्स एंड देन सॉलिड्स, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं उनके कलर की तो ये जनरली कलरलेस कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ओडर की बात करें तो शुरू के कंपाउंड्स का जो ओडर होता है इट इज़ लाइक अमोनिया, पंजेंट ओडर होता है, और जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो उनका जो ओडर होता है, जो हायर मेंबर्स होते हैं उनका फिश लाइक ओडर होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट एरोमेटिक अमाइंस, दे आर इधर कलरलेस लिक्विड्स और सॉलिड्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ओडर। तो वो जो एरोमेटिक अमाइंस होंगे वो भी या तो कलरलेस लिक्विड्स होंगे या फिर सॉलिड्स होंगे। हाँ, जब आप उनको एयर में रखते हो, मीन्स जब आप इनको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हो, दे मे टर्न ब्राउन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। उनका ऑक्सीडेशन तुरंत होता है जिसकी वजह से वो ब्राउन हो जाते हैं। द नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। द नेक्स्ट टॉपिक इज solubility of amines. So if we talk about the solubility of amines are highly soluble in water because they can form hydrogen bonds with water. तो जो amines होते हैं, चाहे हम बात करें प्राइमरी amines की या हम बात करें सेकेंडरी amines की या हम बात करें टर्सरी amines की, amines क्या होते हैं? soluble होते हैं वाटर में, but they are more soluble as compared to hydrocarbons but less soluble as compared to alcohols and carboxylic acids of comparable masses. तो अगर comparable masses के हाइड्रोकार्बन्स से हम इसको कंपेयर करें कि जिनका मास जो होता है उनके लगभग बराबर होता है, उनसे अगर कंपेयर करें तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो हाइड्रोकार्बन से तो ज़्यादा होती है, लेकिन किससे कम होती है? एल्डिहाइड्स या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होती है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो जैसे मैंने बोला कि इनकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने का रीज़न क्या है? आपको पता है, सपोज देयर आर RnH2, इट इज़ लाइक RnH2, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम बात करें R2, अगर हम दो R ग्रुप की बात करें, दो एल्काइल ग्रुप्स की बात करें तो इट विल बी लाइक दिस, और अगर तीनों एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो इट विल बी लाइक दिस। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो आपको पता है जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे R, इट इज़ लाइक NH, देन वाटर आपको पता है दैट इज H, क्योंकि पार्शियली नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव होता है तो H, देन O, देन वी हैव H हेयर, देन अगेन इसका जो हाइड्रोजन एटम होगा किसका? अमोनिया का। तो अमोनिया का हाइड्रोजन एटम आप R को इस तरफ रख सकते हो। अमोनिया का जो हाइड्रोजन एटम होगा वो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, देन NRH, देन HOH। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो आपको पता है दिस इज पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव। तो ये हो गया आपका प्राइमरी अमाइंस। अगर इसी तरीके से हमारे पास सेकेंडरी अमाइंस भी होंगे तो सेकेंडरी अमाइंस भी इसी तरीके से क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। तो सेकेंडरी अमाइन भी क्या करेंगे? ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे लाइक दिस, लाइक दिस। यहाँ पे R ग्रुप अटैच कर देते हैं, तो यहाँ पे नहीं, तो ये सेकेंडरी अमाइंस हो गए हमारे पास। तो सेकेंडरी अमाइंस भी क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे। हाँ, टर्सरी अमाइंस क्या करेंगे? इतने लंबी चेन फॉर्म नहीं करेंगे वो। तो अगर हम टर्सरी अमाइंस की बात करेंगे तो दे आर लाइक दिस, RN, अगर इसको हम R डैश से शो करते हैं, R डैश, यहाँ पे R डबल डैश, तो ये हाइड्रोजन हो गया वाटर मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, देन अगेन नाइट्रोजन R डैश, R डबल डैश एंड सो ऑन।
तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसमें, और इसी वजह से दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तो इस वजह से क्या होते हैं, वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो अमाइंस की सॉल्युबिलिटी होती है दैट इज लेस एज कंपेयर टू एल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो एल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ इसको कंपेयर करें तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो आपको पता है उसमें होता है ऑक्सीजन और इसमें होता है नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन OH बॉन्ड की जो पोलैरिटी होती है आपको पता है, वहाँ पे O और H होता है। COOH की बात करें या फिर हम एल्कोहल्स की बात करें, वहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आपको पता है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उस बॉन्ड की जो पोलैरिटी होती है वो NH बॉन्ड से ज़्यादा होती है। इस वजह से वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, जबकि यहाँ पे NH बॉन्ड की पोलैरिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो कंपाउंड्स होंगे उतने सॉल्युबल नहीं होंगे। हाउएवर दे आर हाईली सॉल्युबल, फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी की बात करें कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी में से सबसे ज़्यादा डिजॉल्व कौन होगा, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा, तो आपको पता है इट डिपेंड्स ऑन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम बात करें प्राइमरी की, तो प्राइमरी में आप देख सकते हो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। सेकेंडरी में केवल एक ही हाइड्रोजन एटम है और टर्जरी में एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो किस में होगी, प्राइमरी में, देन सेकेंडरी में और फिर टर्जरी में। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्जरी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये कैसे में आया। आप ध्यान रखिए वो हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। तो आपको पता है यहाँ पे प्राइमरी में आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं अटैच्ड टू नाइट्रोजन, इन सेकेंडरी यू हैव ओनली 1 हाइड्रोजन एटम, इन टर्जरी देयर इज नो हाइड्रोजन एटम। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो उतने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर पाएंगे, और जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर पाएंगे उतनी ज़्यादा उनकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी भी किसकी वजह से होती है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से होती है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अमाइंस। तो बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो ध्यान रखिए बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ प्राइमरी अमाइंस आर ग्रेटर देन सेकेंडरी आर ग्रेटर देन टर्जरी। तो बॉइलिंग पॉइंट्स का जो ऑर्डर होगा इट विल बी सेम, boiling point of primary amines is greater than boiling points of secondary is greater than boiling points of tertiary amines. Now why does it happen, ऐसा होता क्यों है। अगर हम बात करें कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस की, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्राइमरी मॉलिक्यूलर जो प्राइमरी कंपाउंड्स होते हैं आपके प्राइमरी अमाइंस, यू हैव RNH here, देन अगेन वी हैव, आपको ये चीज़ पता है यहाँ पे H होगा, यहाँ पे मान लेते हैं R है यार, यहाँ पे आप यहाँ पे भी H मान लीजिए, यहाँ पे आपका एल्काइल ग्रुप हो गया। अगेन आपको पता है पार्शियली नेगेटिव होता है हाइड्रोजन, पार्शियली पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे H आ जाएगा, देन N R अगेन H एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं प्राइमरी अमाइंस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये हाइड्रोजन एटम भी किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा फॉर्म होगी इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा ही। यहाँ पे देखिए केवल 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, जबकि यहाँ पे केवल एक ही हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन में क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी अमाइन में ये 2 हाइड्रोजन एटम्स नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा या R' मान सकते हो आप। तो और टर्जरी में क्या आ जाएगा, टर्जरी में तीनों एल्काइल ग्रुप्स आएंगे। सो टर्जरी अमाइंस आर नॉट एबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर टर्जरी अमाइंस हो गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये R ग्रुप आ जाएगा, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी ही नहीं, तो इसका मतलब सेकेंडरी में इससे ज़्यादा होती है और प्राइमरी में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दैट्स वाई द ऑर्डर इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। तो सबसे ज़्यादा
जो बॉइलिंग पॉइंट होता है प्राइमरी का होगा, देन सेकेंडरी का, और फिर सबसे कम टर्सरी का। और अगर हम इनको कंपेयर करें अगेन टू द अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, तो ध्यान रखिए कि अल्कोहल्स आपको पता है अगेन वहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड अमाइन से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इस वजह से कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस के जो अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अमाइन से ज़्यादा होगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि दे हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू alcohols and carboxylic acids but higher boiling points as compared to the hydrocarbons of comparable molecular masses। हाइड्रोकार्बन से तो ज़्यादा होगा ही क्योंकि वहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। So these physical properties are quite important for us। The next topic is chemical properties of amines। तो अब हम बात करते हैं amines की chemical properties के बारे में। The first is basic character of amines। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। तो पहले हम अमाइंस के बेसिक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस द कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइंस। वेरियस अमाइंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिक कैरेक्टर की। तो बेसिक कैरेक्टर होता क्यों है अमाइंस में? तो वी हैव RNHH। You know that there is a lone pair of electron on nitrogen atom। नाइट्रोजन एटम के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एंड आपको पता है जिस एटम के पास, अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एंड इट हैज़ द टेंडेंसी टू शेयर दैट इलेक्ट्रॉन पेयर, इट विल बी बेसिक इन नेचर, जिसको आप लेविस बेस कहते हो। तो इट विल एक्ट एज अ लेविस बेस। अच्छा, अब आपको मैंने क्लियरली बता दिया क्योंकि ये किस वजह से बेस की तरह एक्ट करता है, लेविस बेस की तरह एक्ट करता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट हैज़ द टेंडेंसी टू शेयर इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की टेंडेंसी रखता है। अब हम बात करें हाउ विल वी कंपेयर द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस। तो आपको बेसिक कैरेक्टर तो समझ में आ गया होगा। बेसिक कैरेक्टर किसकी वजह से है? इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है? शेयर करने की कोशिश करेगा दूसरे के साथ, और जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं, विच हैव द टेंडेंसी टू शेयर देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जिनके अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, दूसरे के साथ शेयर करने की टेंडेंसी होती है, उनको हम लेविस बेस कहते हैं। ये हम ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है और सबसे कम बेसिक कौन होता है। तो कैसे हम कंपेयर करेंगे, फिर इनका हम कंपैरिजन करेंगे अमोनिया के साथ, और साथ ही साथ एल्काइल और एराइल अमाइन दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की। तो यहाँ पे देखिए केवल एक फैक्टर नहीं है, यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला फैक्टर देखिए, पहला फैक्टर मैंने आपको बताया, एक चीज़ क्लियर है कि नाइट्रोजन जितना इजीली अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरों के साथ शेयर करेगा या डोनेट करेगा, वो उतना अच्छा क्या होगा? बेस होगा। अब देखिए नाइट्रोजन दूसरों को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब देगा? जब नाइट्रोजन के पास खुद ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो दूसरों को दे पाएगा। अगर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो तब तो वो दे नहीं पाएगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर। नाउ यू कैन सी, अगर हमारे पास प्राइमरी अमाइन है तो प्राइमरी अमाइन यू नो दैट अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा नाइट्रोजन की तरफ। उसी तरीके से अगर हम सेकेंडरी अमाइंस की बात करें तो सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा? देयर विल बी 2 अल्काइल ग्रुप्स, तो यू कैन से R N R डैश, देन वी हैव ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेयर एंड देन H। तो यहाँ पे क्या होगा? दो अल्काइल ग्रुप्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स पुश करेंगे नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? और ज़्यादा होगी इस केस में। और अगर 3 अल्काइल ग्रुप्स होंगे लाइक दिस R N R डबल डैश R डैश, देन वी हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेयर। तो अगर 3 अल्काइल ग्रुप्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स पुश करेंगे नाइट्रोजन की तरफ, इट मीन्स नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा होगी। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन कोशिश करेगा अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की उतनी ज़्यादा। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसके इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने की या लूज़ करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी, और इसका मतलब उतना ज़्यादा क्या होते जाएगा? बेसिक होते जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो लॉजिक आ रहा है वो यही आ रहा है कि प्राइमरी अमाइंस जो होते हैं
वो कम बेसिक होने चाहिए, फिर सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस क्या होने चाहिए, सबसे ज़्यादा बेसिक होने चाहिए। तो यहाँ पर से जो ऑर्डर मुझे मिल रहा है वो ऐसा मिल रहा है, प्राइमरी अमाइंस आर लेस बेसिक एज कंपेयर टू सेकेंडरी अमाइन, लेस बेसिक एज कंपेयर टू टर्सरी अमाइन। और ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा मैंने आपको बताया, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ होती है, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी वजह से होती है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की वजह से होती है। लेकिन क्या यही हमारे पास एक फैक्टर है? एक और फैक्टर है जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन फेज की। तो आपको पता है अगर हम अमाइंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो अमाइंस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सपोज वी हैव RnH2 प्लस H2O, तो ये क्या करता है, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन क्या करता है, H प्लस आयंस को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, सो इट विल बी फॉर्मिंग RnH3 प्लस आयन, तो दैट इज एल्काइल अमोनियम आयन प्लस OH माइनस आयन। तो आपको पता है जितनी ज़्यादा टेंडेंसी इसकी OH माइनस आयंस फॉर्म करने की होगी, ये उतना ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। किसमें? सॉल्यूशन फेज में। तो अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो ध्यान रखिए जितना इजीली ये OH माइनस आयंस फॉर्म करेगा ये उतना क्या हो जाएगा, बेसिक होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए OH माइनस आयंस कितना इजीली फॉर्म करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन ऑफ अमाइन विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर के साथ उसकी रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। अब आप यहाँ पे देखिए दो फैक्टर्स आ गए, यहाँ पे तो इंडक्टिव इफेक्ट की हम बात कर रहे थे, ये यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट का असर देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ये ऑर्डर हो रहे हैं। अब यहाँ पे आता है एक और प्रॉब्लम, दैट इज स्टेरिक इफेक्ट और यू कैन से स्टेरिक हिंडरेंस। तो आपको पता है कि देखिए H प्लस आयन क्या करेगा, H प्लस आयन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, लेकिन H प्लस आयन को तभी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना जब H प्लस आयन उसके आसपास आ सकता है। अगर H प्लस आयन उसके आसपास ही नहीं आएगा या वाटर मॉलिक्यूल उसके क्लोज नहीं आ पाएगा तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करेगा, कैसे वो अमोनियम आयन फॉर्म करेगा। तो ये आयन फॉर्म करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल को नाइट्रोजन के पास भी तो जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हेयर वी हैव ओनली वन एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे केवल एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो बाकी हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो जो स्टेरिक इफेक्ट है, आपको पता है स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, जो आपके पास आसपास जो ग्रुप्स होंगे नाइट्रोजन के वो इतने ज़्यादा नहीं है, तो इसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल इजीली एंटर कर सकता है। यहाँ पे देखिए एल्काइल ग्रुप्स क्या हो गए, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स हो गए, बढ़ गए। अगर एल्काइल ग्रुप्स बढ़ेंगे तो आपको पता है एल्काइल ग्रुप्स में कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, तो एल्काइल ग्रुप्स बढ़ेंगे तो उसकी वजह से जो कार्बन, हाइड्रोजन, जो एल्काइल ग्रुप्स के जो एटम्स होते हैं उनमें जो उनके जो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो क्या करेंगे, वो उसका ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वाटर मॉलिक्यूल को तो एंटर करने नहीं देंगे, वाटर मॉलिक्यूल के लिए जगह नहीं होगी यहाँ पे। और टर्सरी होगी तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, और डेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे अब 3 एल्काइल ग्रुप्स आ जाएंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को एंटर करना और डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये अमोनिया को अटैक करना उसके लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये रिएक्शन होना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा। इसका मतलब सबसे इजीली जो रिएक्शन होगी सॉल्यूशन फेज में वो प्राइमरी अमाइन की होगी, तो प्राइमरी अमाइन सबसे इजीली OH माइनस आयंस फॉर्म करेंगे, और देन सेकेंडरी, और सबसे डिफिकल्ट किसके लिए होगा, टर्सरी के लिए। तो इसका मतलब इसके हिसाब से जो ऑर्डर होना चाहिए, प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्सरी। अब देखिए दो इफेक्ट्स हैं और दोनों के दोनों इफेक्ट्स क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये प्रॉब्लम हो गई। दोनों के दोनों इफेक्ट्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इस वजह से ना ये एक्चुअल ये ट्रू होता है ना ही ये ट्रू होता है। कंबाइंड इफेक्ट जब हम देखते हैं तो जनरली हमको क्या मिला है, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन टर्सरी। तो ये ऑर्डर हमको देखने को मिला है जब हम इन दोनों इफेक्ट्स को कंबाइन करते हैं। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अमाइंस, और यू कैन से दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। चलिए अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं अमोनिया के साथ। जनरली जो अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो इन सबसे कम होती है। अब अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ इन सबसे कम क्यों होती है, वो किसकी वजह से, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, NHHH, तो यहाँ पे वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे होगा नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा तो इसकी टेंडेंसी इतनी होगी नहीं अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने की। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द गैसियस फेज, ध्यान रखिए यहाँ पे दो अलग अलग फैक्टर्स हैं, ये हम सॉल्यूशन फेज और
जो आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट है, इन दोनों की हम बात करें तो वहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों आ जाते हैं। ना फिर टॉकिंग अबाउट द गैसियस फेज, गैस की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे सॉल्यूशन की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, सॉल्यूशन फेज की बात ही नहीं हो रही है। गैसियस फेज की बात करेंगे तो ये जो वाला जो इफेक्ट होगा दैट इज स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट का वहाँ पे कोई रोल नहीं होगा, केवल एक ही इफेक्ट काम करेगा, दैट इज दिस वन, इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। तो ध्यान रखिए, अगर हम गैसियस फेज की बात करें, इन गैस फेज, अगर हम गैसियस फेज की बात करें, इन गैसियस फेज क्या होगा, टर्शरी अमाइन इज ग्रेटर देन सेकेंडरी अमाइन इज ग्रेटर देन प्राइमरी अमाइन। तो जो गैसियस फेज में जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ टर्शरी अमाइन इज ग्रेटर देन सेकेंडरी एंड ग्रेटर देन प्राइमरी एंड दैट इज ग्रेटर देन अमोनिया। अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी गैसियस फेज में, सबसे कम हो जाएगी। और वो इसलिए कि गैसियस फेज में हम क्या नहीं कर रहे हैं, स्टेरिक इफेक्ट का वहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वाटर तो है नहीं, क्योंकि वहाँ पे केवल गैसियस फेज में वो कंपाउंड है। तो वहाँ पे केवल हम क्या देखेंगे, इसका जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, और वो किसकी वजह से होगी, वो होगी इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइंस को। अब एक और चीज़, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बिटवीन द एल्काइल एंड अराइल अमाइंस। तो एल्काइल और अराइल अमाइंस की अगर हम रिलेशनशिप देखें या कंपैरिजन करें उनके बेसिक स्ट्रेंथ का, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एल्काइल अमाइंस आर जनरली मोर बेसिक एज कंपेयर टू अराइल अमाइंस। तो एल्काइल अमाइंस जो होंगे वो अराइल अमाइंस के कंपैरिजन में ज़्यादा बेसिक होंगे। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान रखिए, एल्काइल अमाइंस में यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वाइल इन केस ऑफ अराइल अमाइंस, तो अराइल अमाइंस का केस, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ एनिलीन। तो इसका जो केस होता है दैट इज नाइट्रोजन एटम। तो दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डीलोकलाइज्ड। आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो डीलोकलाइज्ड होता है, इसके डिफरेंट रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकलाइज होगा तो ऑब्वियसली वो शेयर नहीं कर पाएगा इतना इजीली इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जबकि इसके लिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डोनेट करना ज़्यादा इजी होता है। इसके लिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी वजह से ये कम बेसिक होते हैं, मीन्स एराइल अमाइंस आर लेस बेसिक एज कंपेयर टू एल्काइल अमाइंस। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। Next is alkylation of amines. So alkylation means addition of alkyl group. So alkyl group is attached to amines by replacing hydrogen atom. तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके क्या ऐड होता है, alkyl group अटैच होता है। Now one more thing, alkyl group is attached or you can say alkylation is done by reaction of amines with haloalkanes. तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास RNH2. So suppose this is primary amine on reaction with RX that is haloalkane and HX क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेपरेट हो जाएगा। सो दिस इज H, दिस इज X, HX इज सेपरेटेड, सो इट विल फॉर्म R। यहाँ पे क्या आ जाएगा, H की जगह पे R आ जाएगा, देन इट विल फॉर्म सेकेंडरी अमाइन, देन अगेन RX बाय रिप्लेसिंग HX। तो यहाँ पे क्या होगा, HX कैसे रिप्लेस होगा, ये वाला H एंड ये वाला X, ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, आप देख सकते हो। देन इन दी एंड RX अटैच होता है। तो कैसे अटैच होता है, आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये R क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 4 एल्काइल ग्रुप्स आ गए, और क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज टर्शरी एंड दिस इज क्वाटरनरी सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इस तरीके से ये कंपाउंड फॉर्म होता है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम प्रिपरेशन की बात कर रहे थे। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास CH3NH2, अगर हम क्या करें CH3Br से इसको रिएक्ट करें तो माइनस क्या हो जाएगा, HBr होगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ब्रोमीन रिप्लेस होगा, और उस हाइड्रोजन की जगह कौन ले लेगा, एक और एल्काइल ग्रुप, तो हो जाएगा CH3 2NH। तो ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी हो गया। अगेन क्या करेंगे हम, CH3Br के साथ इसको रिएक्ट करेंगे, HBr फिर से रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला H और ये वाला Br, तो ये आ जाएगा, इसकी जगह पे एक और CH3 आ जाएगा, तो CH3N, ये हो जाएगा टर्शरी अमाइन। और अगर फर्दर आप रिएक्शन करोगे तो ऑन फर्दर रिएक्शन विथ CH3Br, सो व्हाट विल इट फॉर्म, इट विल फॉर्म CH3 4N प्लस, ये प्लस हो जाएगा, दिस विल बी पॉजिटिव
चार्ज आयन एंड देन ब्रोमाइड आयन। तो दिस इज द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इस तरीके से आप एल्काइलेशन कर सकते हो। द नेक्स्ट इज एसाइलेशन ऑफ अमाइंस। तो एसाइलेशन ऑफ अमाइंस इज डन बाय रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स और रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्रेट्स। तो आप या तो एसिड क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन कीजिए या तो एसिड एनहाइड्रेट के साथ। तो एसाइलेशन आपको पता है, एल्काइलेशन इज द एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप आर ग्रुप, और जो एसाइल ग्रुप होता है, एसाइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप होता है आपका ये आर सी डबल बॉन्ड ओ। So by addition of this group is known as acylation। अब ये ग्रुप हमको अटैच करना है बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम ऑब्वियसली। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एसाइलेशन या एल्काइलेशन हम जब भी करते हैं, तो एसाइलेशन जब भी होता है, एसाइलेशन में कम से कम, एसाइलेशन के लिए कम से कम एक हाइड्रोजन एटम होना जरूरी। इट मीन्स इट शुड बी अ प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइंस का आप एसाइलेशन कर सकते हो, सेकेंडरी का कर सकते हो, टर्सरी का नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एटम नहीं है, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है। तो कैसे रिप्लेस किया जाता है, यहाँ देखिए। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे आपके पास दिस इज प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी की जगह सेकेंडरी भी होता है, केवल एक हाइड्रोजन एटम भी होगा तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, टर्सरी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन के आपको पास पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दिस इज योर एसिड क्लोराइड आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इसको हम कहते हैं एसिड क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है किसके साथ, कार्बन एटम के साथ। किसके साथ शेयर करता है, कार्बन एटम के साथ। कार्बन एटम के साथ शेयर करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा किसके साथ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, देखिए कार्बन के साथ शेयर करता है तो कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन को क्या कर देगा, इस लोन जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएगा तो इस तरीके का आपको कंपाउंड मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं, ये आपका एक क्या है, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। अब होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये नाइट्रोजन के पास चला जाएगा अगेन, और यहाँ पर से जो Cl होगा, Cl क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर Cl के पास चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस दोनों वही कंबाइन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, Rn, इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, अगेन ये नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के पास आ गया, अगेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो RnH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे R डैश, तो C डबल बॉन्ड O बन जाएगा अगेन, और ये R डैश हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। तो हमने कौन सा ग्रुप ऐड किया, आप देख लीजिए, R डैश C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप अटैच हो गया किसकी जगह पे, हाइड्रोजन की जगह पे, प्लस HCl क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेपरेट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एसाइलेशन ऑफ अमाइंस। एसाइल ग्रुप ऐड कर लिया। उसी तरीके से आप किसके साथ भी कर सकते हो, आप इसको एसिड क्लोराइड के साथ और या एसिड एनहाइड्राइड के साथ, दिस इज योर एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी आप रिएक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन एटम आर सी डबल बॉन्ड हो, ये हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा। सो ये हाइड्रोजन एटम और ये अलग हो जाएंगे। सो इट विल फॉर्म आर सी ओ ओ एच, आर सी ओ ओ एच सेपरेट हो जाएगा, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ विल बी अटैच टू नाइट्रोजन, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ। तो हमने अगेन क्या एसाइल ग्रुप ऐड कर लिया। सो दिस इज एसाइलेशन। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, लाइक CH3 NH2 प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम और एक क्लोरीन एटम, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा NH, और बाकी आपको पता ही है C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक CH3, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 CH2। हम चाहें तो सेकेंडरी अमाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए सेकेंडरी यूज़ करते हैं, N, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H है, प्लस हम रिएक्ट करते हैं समय CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा, देखिए CH3 CH2 N, यहाँ पे CH3, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये H और ये अलग हो जाएंगे, और ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 इसके साथ अटैच हो जाएगा, प्लस CH3 COOH, ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल जाएगा एक। द नेक्स्ट इज
reaction with nitrous acid. So this process is called diazotization. यहाँ पे हमको मिलता है एक डाइएजोनियम सॉल्ट. अभी डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, जिसमें N2 होता है. तो देखिए यहाँ पे कैसे होता है डाइएजोटाइजेशन या नाइट्रस एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है. सबसे पहले हम नाइट्रस एसिड फॉर्म करते हैं बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड HCl. So NaNO2 plus HCl will form HNO2, that is nitrous acid. Now on reaction of amine, primary amine, ध्यान रखिए प्राइमरी अमाइन की जो रिएक्शन होती है किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ. तो प्राइमरी अमाइन की जब हम रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, इट फॉर्म्स अ डाइएजोनियम सॉल्ट. दिस इज कॉल्ड अ डाइएजोनियम सॉल्ट. तो वहाँ पे फॉर्म होता है एक डाइएजोनियम सॉल्ट. तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये डाइएजोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और इजीली रिएक्ट करते हैं. तो अगर मैं इस डाइएजोनियम सॉल्ट का क्या करूं, हाइड्रेशन करूं, वाटर के साथ इसको रिएक्ट करूं, तो ये तुरंत क्या फॉर्म करता है, करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल, नाइट्रोजन एंड HCl. तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. लाइक वी हैव CH3NH2 प्लस HNO2. तो लो टेम्परेचर पे, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे बहुत अनस्टेबल होता है, around 273 to 278 Kelvin with HCl, it will form CH3N triple bond NCl. ध्यान रखिए ये फॉर्म करेगा. तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ये डाइएजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर होता है. अच्छा, इस डाइएजोनियम सॉल्ट को अगर आप वाटर के साथ ट्रीट करोगे, किसके साथ, वाटर के साथ ट्रीट करोगे, तो होगा क्या, ये नाइट्रोजन सेपरेट हो जाएगा, एक HCl सेपरेट हो जाएगा और OH इसके साथ अटैच हो जाएगा. तो ये क्या फॉर्म करेगा, CH3OH प्लस N2 प्लस HCl. तो दिस इज द रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड. नेक्स्ट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट. सो इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमाइंस फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्सरी. क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, प्राइमरी अमाइंस में ही होती है. चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक अमाइंस हो, बस वो प्राइमरी अमाइंस होने चाहिए. और प्राइमरी अमाइंस में ये रिएक्शन होती है, बाकी सेकेंडरी और टर्सरी में ये रिएक्शन नहीं होती. तो अगर केवल आपको प्राइमरी को डिस्टिंग्विश करना है फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्सरी, तो आप ये रिएक्शन यूज कर सकते हो, आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का यूज कर सकते हो. तब कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में होता क्या है, कार्बाइल अमाइन में आप अगर प्राइमरी अमाइन को किसके साथ, क्लोरोफॉर्म एंड KOH CHCl3 एंड अल्कोहलिक KOH के साथ अगर ट्रीट करोगे, सो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बाइल अमाइन या यू कैन से अल्काइल आइसोसाइनाइड. तो यहाँ पे आप देख सकते हो N ट्रिपल बॉन्ड C. तो यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, आइसोसाइनाइड फॉर्म करता है. और आइसोसाइनाइड का कैसे पता चलता है आपको, दैट इज हैविंग ऑफेंसिव स्मेल. तो इसकी काफ़ी ऑफेंसिव ओडर इसका होता है. तो आपको वहाँ से पता चल जाता है कि ये क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बाइल अमाइन फॉर्म कर रहा है प्लस KCl प्लस H2. तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमाइंस फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्सरी. बट अगर हम सेकेंडरी और टर्सरी के बीच में डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि ये सेकेंडरी के लिए भी कोई रिएक्शन नहीं होती है और टर्सरी के लिए भी ये रिएक्शन नहीं होती है. लेट्स सी एन एग्जाम्पल. जैसे हमारे पास है CH3NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH, alcoholic KOH. So it will give CH3 and triple bond C plus 3KCl plus 3H2O. So this is how this reaction will take place. Now we can also use an aromatic amine. For example, बस आपको ध्यान ये रखना है कि प्राइमरी ही होना चाहिए, प्लस CHCl3 प्लस 3KOH. तो अगेन ये अल्कोहलिक KOH होगा हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास फॉर्म क्या होगा, दिस इज N ट्रिपल बॉन्ड C प्लस अगेन 3KCl प्लस 3H2. तो ये कार्बाइल अमाइन फॉर्म हो रहा है जिसकी काफ़ी ऑफेंसिव ऑर्डर होता है, तो इसकी वजह से आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो. लेकिन ये सेकेंडरी और टर्सरी अगर अमाइंस होंगे तो उसके लिए ये टेस्ट पॉसिबल नहीं है. नाउ हाउ टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. अगर हम तीनों के बीच में डिफरेंस पता करना चाहें, मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है, एक अमाइन है, और आपको पूछा गया कि आपको ये बताना है कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी है. सो व्हाट डू वी यूज़ फॉर दैट, वी यूज़
हिंसबर्ग टेस्ट, वैसे तो आप सॉल्युबिलिटी टेस्ट भी कर सकते हो, तो आपको पता है सॉल्युबिलिटी क्या होती है, प्राइमरी अमाइंस की ज़्यादा होती है वाटर में, देन सेकेंडरी की, और सबसे कम टर्जरी की। बट हिंसबर्ग टेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। नाउ व्हाट इज द हिंसबर्ग टेस्ट? यहाँ पे आप एक के पास एक कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। सो दिस इज योर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट, इसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं। तो अब क्या करते हैं, इस हिंसबर्ग रिएजेंट को, जो भी आपके पास सैंपल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी मुझे नहीं पता है क्या है वो, लेकिन आपको क्या करना है, उसको ट्रीट करना है पहले बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ध्यान रखिए, इसको आप हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हो। तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ इसको ट्रीट करना है, और ट्रीट करने के बाद उसको किसके साथ, एक्वस KOH, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करना है। तो ध्यान दीजिए, अगर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड सबसे पहले किसके साथ, अगर प्राइमरी अमाइन होगा तो प्राइमरी अमाइन के साथ आप देख सकते हो यहाँ पे H और Cl क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो HCl अलग हो जाएगा, और यहाँ पे ये फॉर्म करेगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको नाइट्रोजन पे एक एल्काइल ग्रुप आ गया, तो ये फॉर्म करेगा N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब ये फॉर्म करेगा N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये इनसॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में। अब अगर इसको आप एक्वस KOH के साथ ट्रीट करेंगे, क्या करता है, पोटेशियम सॉल्ट फॉर्म करता है, किसका, N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड का पोटेशियम सॉल्ट फॉर्म करता है। और ये जो पोटेशियम सॉल्ट होता है ये सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में। तो ये सॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म करता है एक। तो अगर ये एक सॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म कर रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इट मीन्स ये क्या है, एक प्राइमरी अमाइन है। इसको आप फर्दर HCl के साथ ट्रीट करोगे तो फिर से ये क्या फॉर्म कर लेगा, N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। आप देख सकते हो फिर से ये N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड फॉर्म कर लेगा, जो कि क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। ध्यान रखिए, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये इनसॉल्युबल होता है, ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, और ये इसको आप अगर KOH के साथ ट्रीट करोगे तो डिसॉल्व हो जाता है, तो ये सॉल्युबल हो जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम सेकेंडरी के साथ करें तो सेकेंडरी के साथ क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को आप अगर सेकेंडरी अमाइन के साथ ट्रीट करोगे तो आपको पता है H और Cl दोनों सेपरेट हो जाएंगे, एंड इट विल फॉर्म, इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड फॉर्म कर रहा है, और फर्दर ये क्या होता है, स्टिल इट इज इनसॉल्युबल, KOH के साथ ट्रीट करके भी ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, जबकि ये KOH के साथ ट्रीट करके एक सॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म करता है। सो इट इज, जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इट इज इनसॉल्युबल। तो यहाँ पे देखिए, KOH के साथ ट्रीट करके ये सॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म कर रहा था, और ये KOH के साथ ट्रीट करके इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म कर रहा है। इसकी अगर हम बात करें KOH के साथ, ये रिएक्शन करता ही नहीं है, कौन, टर्जरी अमाइन। तो ये सेकेंडरी अमाइन, ये टर्जरी अमाइन। तो अगर सेकेंडरी अमाइन जो आपके पास कंपाउंड फॉर्म कर रहा था वो क्या कर रहा था, KOH के साथ कोई सॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म नहीं कर रहा था, और जबकि टर्जरी अमाइन की बात करें तो ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। तो देखिए डिफरेंस क्या है, प्राइमरी अमाइंस में अगर आप बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को रिएक्ट करोगे प्राइमरी अमाइंस के साथ, और उसके बाद उसको KOH के साथ ट्रीट करोगे, तो ये एक सॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म करता है, सॉल्युबल डिसॉल्व हो जाता है। और अगर हम इसको सेकेंडरी अमाइन के साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करें, तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है ये KOH के साथ क्या होता है, डिसॉल्व नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर हम बात करें टर्जरी अमाइन की, तो टर्जरी अमाइन कोई भी रिएक्शन नहीं होती है टर्जरी अमाइन की, किसके साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। तो इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी अमाइंस में। सो दिस इज ऑल इन दिस lecture. If you have any queries, you can ask your questions in comments. Thank you very much.